सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 14 जिसका शीर्षक है लोकगीत, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकगीत इस पाठ में शास्त्रीय संगीत से अलग ऐसा लोकगीत है जो जनता का संगीत है, जो बिना किसी साधना के त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाया जाता है। इनकी रचना ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने की है। वे लोग ढोलक, झांझ, करताल या आदि ग्रामीण वाद्य यंत्रों की मदद से यह लोकगीत गाया जाता है। अब आपको देखो यहाँ पर चित्र भी नजर आ रहा है। ये सारी जो महिलाएं हैं ये गांव की महिलाएं हैं और किस तरीके से ये वाद्य यंत्र का उपयोग करके लोकगीत पेश करती है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, सांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो इस पाठ में ये जो लोकगीत के बारे में बताया है, यह लोकगीत जो है यह शास्त्रीय संगीत के रूप में इस अपने देश में अलग अलग तरीके से प्रिय है। इस गीत के लिए किसी भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इस गीत में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं भी भाग लेती है। यह जो गीत बनाते हैं ये गीत बनाने वाले गांव के लोग ही होते हैं। गांव के लोगों ने इस शास्त्रीय संगीत को बनाया है और ये जो गीत है विशेष त्योहारों में या विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। ये गीत गाने के लिए जो गांव की महिलाएं होती है या गांव के लोग होते हैं वे ढोलक का उपयोग करते हैं, सांझ का उपयोग करते हैं, बांसुरी का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग वाद्य यंत्र का उपयोग करके ये लोग शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। पहले इन लोगों को हेय समझा जाता था। हेय समझा जाता था मतलब हीन समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था। पर धीरे धीरे इस साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सुधारणा हुई है। आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोगों ने इस बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के जो संग्रह है उसे प्रस्तुत किया है और इसके संग्रह जो है वो अधिकतर प्रकाशित भी हुए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। इस पाठ में मतलब लोकगीत के बारे में बताया है कि ये जो लोकगीत है ये तो लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये लोकगीत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार है जिसका नाम है ओजस्वी और वो सजीव है, मतलब कि जब उसे लोग गाते हैं, ये जो गाना है ये आदिवासी लोग गाते हैं। आदिवासी लोग डमरू या ढोलक लेकर इस तरीके से संगीत करते हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश देखो या छोटा नागपुर देखो, वहाँ पर भी यह लोकगीत जो है वे उनकी भाषाओं में फैले हुए हैं। वे बड़े प्यार से
और एक लोग नहीं तो वे 20-20 लोग, 30-30 लोग जो है उसमें औरतों का भी समावेश होता है या फिर उसमें पुरुषों का भी समावेश होता है। इस तरीके से वो लोग जो है अपना एक दल बनाते हैं। दल मतलब एक समूह बनाते हैं और इस तरीके से सारा जो समूह होता है एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, मतलब उनका जो सुर है वो एक साथ निकलता है। इस तरीके से सारी दिशाएं जो है वो गूंज उठती हैं। पहाड़ियों में भी देखते हैं हम कि उनके अपने अपने गीत होते हैं और ये जो गीत होते हैं ये भिन्न भिन्न रूप के होते हैं, मतलब अलग अलग रूप के होते हैं। अब ये जब गीत गाते हैं तो इनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं और इस तरीके से इन गीतों का नाम पहाड़ी ऐसा पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीरा रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो लोकगीत है ये ज़्यादातर लोकगीत गाँव में और देहातों में गाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आप लोग भी गाँव के होंगे, आपके भी गाँव में ऐसे बहुत से गीत है जो सब महिलाएं एक साथ बैठकर या पुरुष जो है एक साथ बैठकर अपनी अपनी भाषाओं में वह गीत गाते हैं। यह जो गीत है ये गांव के लोगों की जान है क्योंकि वो बड़े प्यार से और बड़े मन से ये गाना गाते हैं। अब हम देखा जाए तो बिहार, ऐसे पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत चर्चा होती है। कोई भी छोटा सा त्यौहार हो या छोटे छोटे ऐसे कुछ त्यौहार हो या बड़े त्यौहार हो, उन त्योहारों में महिलाएं और पुरुष क्या करती है, गीत गाती हैं। बंगाल का जो लोकगीत है उसका नाम है बाउल और भतियाली। पंजाब में लोकगीत का नाम है माहिया। इसी तरीके से हीरा रांझा, सोहनी महिवाल ऐसे गीत जो है ये पंजाब में होते हैं और राजस्थान का जो गीत है उसका नाम है ढोला मारू। तो ये जो अलग अलग राज्य में ये जो लोकगीत पेश किए जाते हैं ये बड़े चाव और रुचि से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। जब ये लोग गीत गाते हैं तो उनके आजू बाजू इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि सब लोग बड़े आनंद से उसका मजा उठाते हैं, बड़े चाव से उसे सुनते हैं। तो इस तरीके से इस जो लोकगीत को है ज़्यादातर गांव में पसंद करते हैं क्योंकि गांव के लोगों का जो आकर्षण है वो ज़्यादातर लोकगीत पर होता है और वे छोटे मोटे त्यौहार में लोकगीत गाकर अपना त्यौहार मनाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है। इनकी समझी ना जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अब गांव के लोग तो इसे ज़्यादा प्रचलित करते हैं पर हर गांव में ये जो लोकगीत होता है ये उनकी भाषाओं से गाया जाता है, उनकी बोलियों से वो लोग ये लोकगीत गाते हैं और ये जो लोकगीत है ये बड़े आनंददायक होते हैं। मतलब जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वे इन लोकगीतों को सुनकर खुद आनंददायक महसूस करते हैं। इनकी जो राग है, मतलब देखो बच्चों, जब हम गाना गाते हैं तो हर गाने में एक राग होता है। राग इन गीतों के आकर्षक होते हैं, मतलब जब वो गीत गाते हैं तो उनमें एक राग होता है जिससे उस गीत का आकर्षक लोगों के मन में छा जाता है। तो उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो राग होती है, वही राग उनके लोकगीत के सफलता का कारण होता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनके करुणा और विरस का रस बरसता है।
अब भोजपुरी जो है, भोजपुरी भाषा तो आप सभी को पता है, तो भोजपुरी जो गीत होते हैं उन गीतों में 30-40 वर्षों से, मतलब 30-40 सालों से एक विदेशिया यह लोकगीत का प्रचार हुआ है। इसमें जो है गाने वाले जो होते हैं वे समूह बनाकर क्या करते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं और पूरे गांव में ये पूरा समूह घूमकर गीत गाता है। और इसमें ये जो गीत होते हैं ये कैसे होते हैं, रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात करते हैं, और इसमें परदेशी प्रेमी और उनके करुणा का विरह जो है उसका रस बरसता है, क्योंकि उनमें प्रेमी लोगों के गीत इसमें गाए जाते हैं। सोहर, बहानी, सेहरा ऐसे ही कुछ गीत है जो 12 मासी पुरुषों के साथ गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। अब अगर हम देखते हैं तो जंगल में कौन रहता है, जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये आदिवासी लोग भी क्या करते हैं, एक पुरुष का समूह बनाते हैं और एक महिलाओं का समूह बनाते हैं, और इस तरीके से ये लोग लोकगीत गाते हैं, मतलब उस लोकगीत में एक दूसरे को जवाब देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो गीत होता है उससे पूरे जंगल की जो दिशा है वो गूंज उठती है। पर आज हम देखते हैं कि इसका ह्रास हुआ है, मतलब ये जो गीत है ये भी कम हुए हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, मतलब आल्हा नामक जो लोकगीत है वो बुंदेलखंड में गाया जाता है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है कि यह जो गीत है आल्हा, यह गीत राजाओं के जो राजकवि है जगनिक, इनसे माना जाने वाला यह गीत है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का, मतलब आल्हा उदल की जो वीरता है उनके वीरता का इस महाकाव्य में लोकगीत में बखान किया है। और यह जो लोकगीत है, यह लोकगीत भी लोग जो है वो गांव में ढोलक बजा बजा कर और घूम घूम कर गाते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है कैसे लोग जमा होकर ढोलक बजाकर लोकगीत प्रस्तुत करते हैं। ये जो गीत होते हैं, ये गीत नट मतलब जो नाटक करते हैं उन्हें हम नट कहते हैं। वे जो नट है वे रस्सियों पर खेलकर भी गीत गाते हैं। अधिकतर ये जो गीत होते हैं ये पद्यात्मक होते हैं, मतलब कविता के आधार पर होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। अब ये जो लोकगीत है, ये लोकगीत अधिकतर स्त्रियां मतलब कि महिलाएं ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकार वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों का जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में ये लोकगीत प्रसिद्ध है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोकगीत जो है वे महिला ही गाती है, पर यहाँ पर पुरुषों की भी कमी नहीं है, मर्दों की भी कमी नहीं है। जब ये लोग एक साथ बैठते हैं तो इनके जो लोकगीत होते हैं वे थोड़े मिलते जुलते ही होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने जमाने से ये जो स्त्रियां हैं छोटे छोटे अवसर पर गीत गाती हैं।
महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है, मतलब कि ये जो नारियां है ये कभी कभी 12 मासे जो पुरुष होते हैं उनके साथ भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसर पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती गाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के प्रस्ताव में अनंत प्रकार है। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि यह जो लोकगीत है, यह लोकगीत बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और ये जो लोकगीत है इसमें एक व्यक्ति गाना न गाकर इनका एक दल होता है और ये छोटे छोटे अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर बहुत ही गाकर अपना त्योहार मनाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जिसका भी कभी विवाह होता है या जिसका भी जन्म होता है तो वे लोग क्या होते हैं जो प्रॉपर गायिकाएं होती हैं। ऐसे है, गांव में भी ऐसे लोग हैं जो गीत गाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं उनमें इन गायिकाओं को विशेष अवसर पर गाना गाने के लिए बुलाया जाता है। जब ऋतुओं होती है तो उन ऋतुओं में ये जो स्त्रियां होती है ये उल्लसित होकर दल बनाकर भी गीत गाती है। स्त्रियां जो है ढोलक की मदद से गीत गाती है। आप भी देखते होंगे कि आपके गांव में भी जब कोई अवसर होता है, शुभ अवसर होता है या छोटा त्योहार होता है या शादी होती है, शादी ब्याह में भी स्त्रियां ढोलक लेकर एक दल में एक साथ गाना गाती हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में यह लोकगीत प्रसिद्ध है। हम गुजरात में देखते हैं, गुजरात में गायन के अनुसार नृत्य भी सादर किया जाता है जिसे हम गरबा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों में लोकप्रिय जो है वो चला है और इसी प्रकार लोकगीत गांव के उद्दाम जीवन का प्रतीक है। तो इस तरीके से इस पाठ में हमें लोकगीत के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।